हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल आईएफएससी ग्रेड ए में जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था वो सबका स्कोर आ गया है। एक्चुअली ये अगर ये एग्ज़ाम में ऐसे हो सकता है तो सारे एग्ज़ाम में ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा हमें एनालाइज करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आरबीआई गेट बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो, नाबार्ड ने भी दिया है, नाबार्ड ने भी ऐसा पूरा डेटा दिया है। तो बाकी जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, एसबीआई पीओ होता है, बाकी सारे एग्ज़ाम हैं, तो हमें पता चलेगा कि बाकी लोग जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेने वाले हैं कि अगर आपको दोनों में से एक ही एग्ज़ाम अगर देना है, कुछ लोग लकी है क्योंकि उनका एक ही एग्ज़ाम सेंटर है और अलग अलग शिफ्ट है, तो वो लकी है, वो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों का एग्ज़ाम सेंटर जो अलग अलग है वो जा नहीं सकते, उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है, और आप कोई भी लॉजिक दीजिए, कभी ऐसा होगा नहीं कि सारे के सारे लोग उस पर सहमत होंगे, ये एग्री करेंगे। ये मेरा लॉजिक है, आपका अपना अपना लॉजिक हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की है किसी एक एग्ज़ाम की, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स इन आईएफएससी ग्रेड ए फेज़ 1 एग्जामिनेशन पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे मेन है कि इसका जो सबसे जो हम कहते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन ये डिसीजन लेगा, वो आप है, क्योंकि आपको पता है आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। यहाँ पे मुझे जो लोग पूछते हैं ये उनके लिए है, आप अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखो, ये है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कितने एप्लीकेशंस आए थे कैटेगरी वाइज, स्ट्रीम वाइज। तो यहाँ पे एक जनरल स्ट्रीम थी और यहाँ पे एक लीगल स्ट्रीम थी, तो यहाँ पे एक नंबर है, आप अपना अपना देख लीजिए। उसके बाद ये नंबर है कि कितने लोगों ने एग्जाम एक्चुअली दिया और कितने लोग क्वालिफाई हो गए। ठीक है, ये जो नंबर है एप्लीकेशंस आए थे, ये लोग, ये नंबर है जिन्होंने एग्जाम दिया था, और ये है कितने लोग क्वालिफाई हुए। और आईएफएससीए, सेबी, पीएफआरडीए, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं, उनको एक्चुअली क्यूआरई उसमें जितना मायना नहीं रखता है। उनको ऐसे लोग लेने हैं जिनका एक्सपर्टीज पेपर 2 में है। सेबी में आपने देखा होगा, अगर आपको क्वांट में 0 मार्क मिलते हैं, रीजनिंग में 0 मार्क मिलते हैं, तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। उनको ऐसे लोग चाहिए कि जिनका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो पेपर 2 है वो बहुत अच्छा हो, इसीलिए रखा है। करेक्ट। और ये इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि उनको सीए है, सीएफ है, ऐसे लोगों को उनको अलाउ करना है फेज 2 देने के लिए। आरबीआई में ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग आरबीआई का फेज 1 निकालते, क्योंकि आरबीआई में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ये कट ऑफ जो है वो ऐसा रखा गया है कि जो सीए, सीएफ है, सीएस वाले लोग फेज 2 के लिए आ जाए, और फिर वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया और कितने लोग पास हो गए। अभी आते हैं डेटा पे कि जो कल उन्होंने रिलीज किया है, इसको हमने एक्सेल में कन्वर्ट करके इससे हम कुछ डेटा एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। और कल आपने देखा होगा, मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, तो यहाँ पे देखते हैं। और ये जनरलिस्ट का है, वहाँ पे जो रिजल्ट है वो 2 है, एक जनरलिस्ट का है, लीगल का है। तो मैंने यहाँ इस वीडियो में सिर्फ जनरलिस्ट का डिस्कशन किया है। तो अगर आप ओवरऑल टॉपर देखेंगे 200 में से, तो ओवरऑल टॉपर आप यहाँ पे देख लीजिए 158.75। ये बहुत, मैं कहता हूँ ये इनसेन टाइप के मार्क्स है। करेक्ट, इनसेन यानी कि बहुत हाई मार्क्स है। आप बताइए आपको कितने मार्क्स मिले हैं, तो ये 40 टॉपर के मार्क्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो 40th नंबर वाला स्टूडेंट और जो फर्स्ट आया है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। अभी आते हैं ये रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो कितने लोगों ने आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किया है। आउट ऑफ यानी कि पूरे के पूरे उनको मिल गए मार्क, 25 आउट ऑफ 25 मिल गए, ये रीजनिंग वाले हैं। और ये क्या है, फिर बाकी आप देख सकते हैं, जिसका रीजनिंग अच्छा है उनके बाकी सब्जेक्ट्स के आप मार्क्स दे सकते हैं। और ये जो है रीजनिंग वाला जो टॉपर है, ओवरऑल टॉपर भी वही है। ठीक है, पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 1 का इनका बाकी देख लीजिए, ये भी उनके आई थिंक टॉपर जैसे ही मार्क है। तो ये जो है रीजनिंग वाला हो गया, टोटल हो गया। अभी आते हैं पेपर 1 का टॉपर, जो मैंने आपको बताया पेपर 1 का जो टॉपर है वही रीजनिंग का यहाँ पे टॉपर है, उन्होंने अच्छे मार्क्स वहाँ पे स्कोर किए। अभी आते हैं जीए। देखो जीए में 25 आउट ऑफ 25 किसी को नहीं मिला। ठीक है, तो जीए काफ़ी डिफिकल्ट था। और आप देखो 15 के ऊपर, 15 एंड 15 अबव के ऊपर सिर्फ 17 लोगों को मिला है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया और आपने कैसा परफॉर्म किया। करेक्ट, तो ये एनालिसिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा कि इसी मार्क के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा एग्जाम देना है। अगर आपका एक ही शिफ्ट में दोनों आया है या बहुत अलग अलग है, आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, तो वो मेरा लॉजिक है। आपको अगर
वो क्लिक होता है, समझ में आता है तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड विच एग्जाम टू अपियर। ठीक है, ये हो गया जी। अभी आते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में देखो 25 आउट ऑफ 25 कितने लोगों का है। क्वांट में देखिए, क्वांट तो ये देखो बहुत लोगों ने 24 और 25 मार्क्स स्कोर किया, ये हो गया। अभी आते हैं सबसे मेन पेपर है इस एग्जाम में, वो है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में देखो 87.5, यहाँ पे देखो ये 75 एंड अबो वाले ये मार्क्स है, 70.5 एंड अबो वाले टॉप 40 मार्क्स है। अभी यहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है, अगर आपको IFSCA के पेपर 2 में 60 एंड अबो मार्क्स है, 60 या उससे ज़्यादा, तो ऐसे कितने लोग हैं, 658 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60 प्लस मार्क्स लिए। और आपको पता है अभी जो फेज 2 एग्जाम है वहाँ पे पेपर 1 का कोई मतलब रोल नहीं है। ये जो पेपर 2 का रोल है और उसको 2/3 वेटेज मिलने वाला है, यानी कि ये जो पेपर जिसका बहुत अच्छा है उनको लेना है, ये एक क्राइटेरिया है, दिस इज वन ऑफ दी पैरामीटर्स कि जिसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको 60 एंड अबव मार्क्स है, और ऐसे कितने लोगों को मार्क्स है, ऐसे 658 लोगों के, आप देखो टॉपर कैसे हैं। तो अभी मुझे ये मतलब देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अभी ये 40 है, टॉप 40, इसमें से कितने लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है इसमें से एटलीस्ट 5 लोग होंगे, मेरा वो अंदाजा है, देखते हैं फाइनल होने के बाद इसमें से एटलीस्ट 5 लोग ऐसे होंगे जो फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्राइटेरिया मैंने बताया है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। ठीक है, क्या डिसीजन लेना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन जिसको पता नहीं चल रहा है भाई उसको किसी न किसी का सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो लक का बहुत पार्ट है, कुछ लोग ऐसे लकी होंगे कि जिनको 2 एग्जाम देने का मौका मिलेगा, एक ही एग्जाम सेंटर पे आया है और अलग अलग शिफ्ट में आया है। तो अभी जो लोग दे नहीं सकते, एक ही शिफ्ट में दोनों का आया है, तो ऐसे लोगों ने फीस वापस मांगना चाहिए, करेक्ट। लेकिन कोई डिमांड ही नहीं करता तो वो क्यों देंगे, क्योंकि ये दिस इज कंप्लीटली इनजस्टिस है, ये तो इनजस्टिस है ही है कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, करेक्ट। तो आप अगर नहीं हो रहा है तो आप एग्ज़ाम सेंटर बढ़ाइए, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, किसी को आवाज़ नहीं उठाना है, तो लेकिन स्टिल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये और मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, ऐसा ऐसा नहीं होना है, वैसे नहीं होना है, लेकिन स्टूडेंट की साइड से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ठीक है, जाने तो, आपको अगर वैसा करने में अच्छा लगता है, कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि अन्याय हो रहा है, तो चलने दीजिए। ठीक है, बाकी अपनी आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई पूछता है भाई किस बेसिस पे डिसीजन लेना है, तो आप क्या बताएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.